बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक इंटरव्यू ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम मचा दिया। ये तलातुम उस वक्त मचा जब पाकिस्तान के अंदर साल 2024 में शेड्यूल इंतखाबात हो चुके हैं। एक सियासी इस्तेहकाम जिसके हम सब मुतमन्नी थे वो हमें नहीं मुयस्सर आ सका। बदकिस्मती से आज तमाम जमातें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए वो धांधली ज़दा थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई उसके अंदर न सिर्फ साबिका एस्टैब्लिशमेंट का रोल बताया कि किस तर्ज का था, बल्कि जो सियासी जमातें उसके अंदर शामिल थीं उनकी इन्वॉल्वमेंट को भी टेंट इस लिहाज से कर दिया कि शायद जो कुछ हुआ वो साबिका एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और ज़ेर निगरानी हुआ और उनकी डायरेक्शन पर हुआ। और ऐसी सूरत हाल में वो सियासी जमातें जो कि PDM के अंदर साथ थीं, हुकूमत के अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM की सरबराही कर रहे थे, उनके जो सियासी क्रेडेंशियल्स हैं अगर कोई बाकी रह चुके हैं अब तक तो उन पर भी सवाल होता है, उन पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन आज के हालात के अंदर क्या इस इंकशाफ ने कुछ तब्दील कर दिया है? क्या ये बात सबको पता नहीं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह से लाई गई लगभग उसी तरह से शायद थोड़ा सा मेथड तब्दील किया गया लेकिन उसी तरह से गिरा भी दी गई। जो लाता है वो गिराता है। ये असूल तो बहुत पुराना है इस मुल्क के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज जब इंतखाबात हो चुके हैं तो आपने आज ही के दिन जामशोरों के अंदर GDA का एक बहुत बड़ा सियासी कट देखा। बहुत सी जमातें उसके अंदर शामिल थीं, एहतजाज किया गया और जो बातें की गई वो यहाँ तक थीं जिसमें बड़ा सा फरमा रहे थे कि जो खिचड़ी वफाक के अंदर बन चुकी है 8-10 महीने की हुकूमत से ज़्यादा ये काम चलेगा नहीं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है। पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना जो अददी अक्सरियत थी वो तकरीबन हासिल कर चुकी है, हुकूमत बनाने के लिए कंफर्टेबल है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स के पास। तो मामला जा किस तरफ रहा है? क्या वाकई वफाक के अंदर जो हुकूमत आएगी वो एक कमज़ोर हुकूमत होगी और वो अपना मामला आगे नहीं चला पाएगी? याद रहे कि वफाक के पास देने के लिए कम ही होता है। जो बुरी खबरें हैं बदकिस्मती से वो वफाक की जानिब से ही आती हैं, जिसमें महंगाई है, जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसके अंदर बिजली का बहरान है, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, तब भी उसका इफ़ेक्ट आवाम के ऊपर आता है। लिहाजा वफाक को ऐसी सूरत हाल में सताइश से ज़्यादा बुरा भला ही कहा जाता है आवाम की तरफ से। हालात किस तरफ जा रहे हैं ये बात तो अपनी जगह तय है कि उससे इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। लेकिन जो बात आज पीर बगाड़ा साहब ने की उसने बहुत से लोगों को चौंका दिया है और वो किसी सियासी अमल के हवाले से नहीं बल्कि एक नहायत ही गैर सियासी अमल के हवाले से। वो क्या फरमा रहे सुनिए। ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? जो ये देख रहे हैं इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। हालात अच्छे नहीं हैं। हालात अच्छे नहीं हैं और हालात असल में हैं क्या, जानने के लिए चलते हैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ। मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खोखर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क के सियासी हालात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब 8-10 महीने से हुकूमत ज़्यादा चल नहीं पाएगी। चले पीर बगाड़ा साहब जो फरमा रहे हैं उनकी बात से कोई एग्री करे या ना डिसएग्री करे कि किसी का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जितनी अनसर्टेनिटी रिवॉल्व कर रही है, मौलाना बगलगीर हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ कहती है कि आपने मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनका मैंडेट चुराया है, 180 सीटें उनकी थी। ऐसी सूरत हाल में जहाँ मुल्क मुआशी गिरदाब में भी फंसा हुआ है, हुकूमत कितनी मजबूत होगी और कितनी गैर मुस्तहकम होगी आपकी नज़र में आज के हालात में? देखिए, अभी जो आपने इब्तदाइया दिया है उसको सुनने के बाद मैं सोच रहा था जी, और मैं ये बात ऑब्वियसली मजाक में कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर पीर साहब ये समझते हैं कि हुकूमत 10 महीने चलेगी या दीगर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि हुकूमत साल 1.5 साल चलेगी, तो बातों से और एनालिसिस से ऐसे लग रहा है कि कहा यह जा रहा है कि क्यों ना इसको अभी उल्टा दिया जाए। यानी अजीब सी बात है,
हमारा ये ख्याल था कि हमें सीटें मिलेंगी कम से कम 85 से लेके 110 तक। तमाम सर्वेज भी यही कह रहे थे, तमाम तज्जियाकार भी यही कह रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो इलाके जिन्हें हमारा गढ़ समझा जाता था, जहाँ पे कभी हमें शिकस्त नहीं हुई, मसलन फैसलाबाद में, किसी हद तक गुजरावाला में, वहाँ पे हमारी बहुत सी सीटें हम लूज़ कर गए जी, बेशतर सीटें लूज़ कर गए। और बहुत से ऐसे लोग जो अपने इलाकों में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जो मैं गिरदो नवा के इलाकों की बात करूं तो शेख रुहेल असगर साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, खुरम दस्तगीर खान साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, और मैं लंबी लिस्ट है हमारे लीडरान की जो हमारे ख्याल में हतमी तौर पे जीते हुए थे, वो सब हार गए। और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो हैं ये PMLN के हक़ में हो गए हैं। यानी आपका नुक्ता नज़र ये है कि अगर आपसे मुराद आप नहीं है, मगर ये तमाम लोग जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अगर PMLN को 25, 30, 35 सीटों से ज़्यादा मिली तो ये धांधली है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कहा जा रहा था कि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाएं, 25 साल में उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, लेकिन अगर दूसरे इलेक्शन के लिए वापस आ जाते तो लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ को या जेल में होना चाहिए या जिला वतन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। ठीक, इसका मतलब यह है कि PMLN की सीटें 25 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गई तो इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, पर मलिक साहब एक मिनट, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसी इलेक्शन, एक मिनट एक इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड लूंगा अगर आप इजाजत। जी। यानी एक ही इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे मुल्क में इलेक्शन करवाता है, और आपने इब्तदाइये में खुद कहा कि PTI के कैंडिडेट्स जो हैं वो एक वसी मार्जिन के साथ KP स्वीप कर जाते हैं। वो क्या है? फेयर इलेक्शन है। और अगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी स्वीप कर जाती तो वो क्या है? ठीक, फेयर इलेक्शन है। और अगर बलूचिस्तान में मिक्स्ड मैंडेट आता है और पंजाब में हम एक मेजॉरिटी बनाते हैं तो वो क्या है? वो मिक्स्ड में वो क्या धांधली है? यानी अजीब सी बात है कि जहां जीत गए वहां पे फेयर इलेक्शन, जहां हार गए वहां। अच्छा, ये मलिक साहब ये पहली दफा हम नहीं देख रहे। से ज्यादा ये बात आपकी दुरुस्त है। ये एक कहना चाहिए एक लूजर सिंड्रोम भी होता है कि जो हार जाए वो कहता है मैं धांधली से आ रहा हूं, और जहां जीत जाए तो वो कहता है मैं दुरुस्त जीता हूं। लेकिन सवाल ये है कि वो तो कह रहे हैं कि धांधली हुई, आप कह रहे हैं आपके मकबूल लीडर हारे अपनी अपनी नशिस्तें। आप तो नहीं कह रहे ना कि कोई धांधली हुई या कुछ गलत हुआ, आप तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। बहुत से देखें हमारे नहीं ऐसा नहीं है। आप जावेद लतीफ साहब की बात सुने, आप दीगर हमारे लीडरान की बात करें, वो कह रहे हैं धांधली हुई है। अच्छा, हमारे साथ इलेक्शन जो है वो स्टील किया गया है, लेकिन क्योंकि हमने मुल्क को आगे बढ़ाना, देखिए ना, जो हमने स्ट्रेंथनिंग करनी, फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे में 48 घंटे में रिजल्ट्स ना आना, ये तो कोई बात नहीं है ना। इस डे एंड एज में जहां पे डिजिटाइजेशन हो रही है, ये तो कोई बात नहीं होना चाहिए। यानी जिन चीजों पे हमें स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है वो स्ट्रेंथन होगी तो ये तमाम लोग जिनको शकूक व शुबहात पढ़ते हैं वो शकूक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। अगर 2-3 घंटे में इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएं, तमाम फॉर्म जो हैं वो जो भी 20 क्या है जी फॉर्म 45, बट सैडली ऐसा नहीं हुआ। बट लेट मी टेक इट टू सर 45 है, बट लेट मी टेक इट टू खोखर साहब ने खुद इंतखाब लड़ा है। खोखर साहब, बात ये है, ये पहले भी हुआ है, 2013 में भी यही आर्गुमेंट था, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कहा जाता था कि इन्होंने धांधली की, धांधली से आए, 4 हलकों की बातें हुई, लेकिन फिर ये आर्गुमेंट दिया जाता था कि भाई आप KP में हुकूमत बना रहे हैं तो क्या वहां धांधली नहीं हुई? बाय एंड लार्ज ये आर्गुमेंट रिपीट हो रहा है, बट इस टाइम इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। आपने इंतखाब खुद लड़ा है, क्या ये इंतखाब मुस्लिम लीग नून के हक में रिग किया गया, या उनका आर्गुमेंट ये मौजूद है कि हमारे तो जी इतने नामवर लीडर हार गए अपना हलका, कुछ कह रहे हैं धांधली हुई, कुछ थे जिन्होंने कंसीड कर लिया कि जी वाकई हम फेयर हारे हैं, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब है, तो फिर धांधली हुई या ना हुई? पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, और आपके सवाल का एक हिस्सा था कि जो नामवर लीडर मुस्लिम लीग नून के हारे हैं फिर वो कैसे हार गए। कल गालिबन अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम छपा है जंग अखबार में, जिसका उन्होंने टाइटल रखा था सियासत के खूबसूरत चेहरे। ख्वाजा साद रफीक साहब के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्हें इस तरह की ऑफर दी गई इलेक्शन जिताने की कि उनका भी फॉर्म 47 बदल दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक बावकार अंदाज में उससे इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं,
वो नहीं चाहते कि उन्हें जिताया जाए, बल्कि वो जो रिजल्ट आया है हल्के के अवाम ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, वो उसको कबूल करते हैं। ठीक। इसी तरह मैं आपको बावसूख और अथॉरिटी के साथ ये मैं कह सकता हूँ कि खुर्रम दस्तगीर लक साहब को भी यही ऑफर दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी ये फैसला किया कि नहीं, मैं हल्के का मैंडेट मुझे नहीं मिला और मैं भी बावकार तरीके से अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। तो जहां पर ये बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उसके पीछे एक और भी कहानी है, और वो अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने कॉलम में भी लिखी। बाकी जहां पर आप अपर पंजाब पूरा उठाकर देख लें, उस पूरे अपर पंजाब के अंदर इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हैं, या अटक की हो जाएं, जेलम की हो जाएं, चकवाल की हो जाए, पिंडी की हो जाए, वहां पर फॉर्म 45 एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है, और फॉर्म 47 जिस तरीके से बाहर आए उसके अंदर विनर्स और थे। लाहौर में आप मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का उठाकर देख लें कि फॉर्म 47 के ऊपर जो एक मज़ाक़ा खेज किस्म की जो सूरत हाल सामने आई, जिसका मीडिया में काफी तिया पांचा भी किया गया, उस फॉर्म 47 का मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का, कि जिसमें 3 उम्मीदवारों के सिर्फ 0 वोट आए, यानी कि उन 3 उम्मीदवारों ने अपने हक में भी वोट खुद से ही नहीं डाला। तो इतना मज़ाक़ा खेज किस्म का फॉर्म 47 था मियां साहब के हल्के का। फिर इसी तरह आप कराची उठाकर देख लें, पूरा का पूरा कराची जो है, पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है कि कराची के जो नताइज हैं वो बदले गए। बलूचिस्तान पिछले जब से इलेक्शन हुए 8 तारीख से अभी तक पैरालाइज्ड है, तमाम कौमी शाहराहें वहां पर बंद है। ईरान अफगानिस्तान के साथ जो शाहराहें पाकिस्तान को जोड़ती हैं वो बंद है, वहां की नेशनलिस्ट पार्टी सड़कों पर है। तो इस मुल्क में जो मैग्नीट्यूड है इन इलेक्शंस का, पीर साहब का बयान अभी आपने सुनाया, जीडीए अपनी जगह पर काफी एहतजाज कर रही है, मुजामत करने का इरादा रखती है। तो इलेक्शंस, फिर उसके ऊपर इलेक्शनों के बाद जो स्टेटमेंट्स आई, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो स्टेटमेंट आई, पहली दफा हुआ कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट दी, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से आई, यूके से आई, यूरोपियन यूनियन से आई, जिसमें सारों ने जो इलेक्शन का इनेकाद था उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। अब सिर्फ अकेली एक मुस्लिम लीग नून है कि जो कह रही है कि नहीं, इलेक्शंस ठीक हुए और पावर पॉलिटिक्स में डॉक्टर साहब तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तो ये नहीं कह रहे, बट सवाल ये है कि खोर साहब, पहले आर्गुमेंट 2018 में ये था, हम मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हम सारे बैठकर यही बात करते रहे कि इमरान खान को लाने के लिए जो कुछ हुआ और जो ज़्यादतियाँ मियां नवाज शरीफ के साथ की गई उसके बेनिफिशरी इमरान खान बने। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ये बात तो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मौलाना के इमरान खान के साथ जो हुआ चले वो हो गया, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब बेनिफिशरी बन रहे हैं या उनकी जमात बन रही हैं और वो नए लाडले हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आना, इसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पूरी इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले भी जो मुस्लिम लीग नून के जितने लोग थे उन्होंने तासुर यही क्रिएट किया, खुलेआम ये बात कहते रहे कि जी साड़ी गल हो गई है, और उस तासुर के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और फिर साथ ही साथ जहां पर मौलाना फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, तो वो मौलाना साहब इनके पुराने इत्तेहादी रहे हैं, बहुत सी चीजों से वाकिफ है, और जो 2018 का इलेक्शन था आपने दुरुस्त निशानदेही की। मेरा ये ख्याल है कि 2018 में इमरान खान साहब को फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचाने के लिए दूध में पानी मिलाना पड़ा, और इस दफा सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग नून को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने के लिए पानी में दूध मिलाना पड़ रहा है। और ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ हो गया है कि जहां पर पूरी दुनिया इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है, वहां पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो समझती है कि बड़े शफाफ इलेक्शंस हुए। मियां साहब खुद अब जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे नहीं रहे इन इलेक्शंस के नतीजे में। शहबाज साहब दीगर जमातों के साथ मिलकर जो हुकूमत साजी के अमल में शरीक हैं, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट किस तरीके से पाकिस्तान में इस्लाहात लेके आ सकेगी, पॉलिटिकल क्राइसिस क्या खत्म हो पाएगा जब आप एक बड़ी जमात उसके मैंडेट को डिनाई करते हैं, उनके मैंडेट को आप क्लिप करते हैं, ट्रिम करते हैं, तो उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो बढ़ता चला जाएगा। और मैं मुस्तकबिल में एक इत्तेहाद बनते हुए देख रहा हूँ कि जिसमें बलूचिस्तान की सियासी जमातें, सिंध से जीडीए और मौलाना फजल रहमान साहब, तहरीक इंसाफ, और ये एक इत्तेहाद बनने जा रहा है जो इस हुकूमत को चलने नहीं देगा। हमें जो जरूरत थी सियासी इस्तेहकाम की ताकि हमारी मैशत में भी इस्तेहकाम आ सके, वो अनफॉर्चुनेटली मिलता नजर नहीं आ रहा। बट अतर काज़मी साहब, अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अब आज उनका ही बयान है कि वो मैंने जनरल फैज साहब का नाम गलती से ले लिया था, इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, इसे तारीख के हवाले कर दें।
बट सवाल ये है कि आर्ग्यूमेंट मुस्लिम लीग नून के पास भी यही है कि जी हमारे लोगों के साथ भी धांधली की गई है। आज ये मौलाना साहब तहरीक इंसाफ के करीब हैं, लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट यह है कि जी मौलाना साहब इसलिए गुस्से में हैं कि मौलाना साहब के हाथ कुछ नहीं आया, जो नया डिस्पेंसेशन बन रही है उसमें शायद आ जाए तो शायद वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। लेकिन जहाँ GDA एहतजाज कर रही है, जहाँ जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, जहाँ PTI एहतजाज कर रही है, वहाँ मौलाना भी शामिल हो गए। तो ये कितना बड़ा सियासी बहरान है जो कि जन्म ले रहा है आपके नज़दीक? देखिए, ऑब्वियसली मौलाना साहब ने कुछ बातें उन्होंने फरमाई हैं। बेहतर होता कि इलेक्शन से पहले वो ये हमें बता देते, उस वक्त बता देते कि जनाब क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुकूमत गिराई गई। 2 साल उन्होंने पूरा इंतजार किया, तो क्या वजह है? ये भी क्वेश्चन उठता है कि मौलाना साहब ने उस वक्त क्यों नहीं हमें बताया कि किस तरीके से एक हुकूमत को गिराया गया, क्योंकि मौलाना PDM के सरबराह थे। अगर आप PDM के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं और उनकी इत्तेहादी हुकूमतों जमातों पे, तो मौलाना तो खुद उसकी सरबराही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मौलाना से भी पूछे जाने चाहिए कि भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं इस चीज को रेस किया। बाकी ये है कि ये इस इंतखाबात के नतीजे में जो सूरत हाल है, क्या उससे कोई बहरान निकलेगा? देखिए मुनीब साहब, आपको चीजों को कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, तसलसल में देखना पड़ेगा। आप कभी भी बुराई से अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जो है एक अनफेयर प्रोसेस से आगे जो है फेयरनेस या बेहतर चीज के जो है वो गुमान नहीं रख सकते, या आप ये सोच नहीं सकते कि कोई बेहतरी होगी। अभी अगर आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, नताइज को तो आप बाद में छोड़ें। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 31 इंतखाबी निशान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या ये फेयर था? क्या इस तरह फेयरनेस होती है कि एक सियासी जमात से आपने इंतखाबी निशान ले लिया, ना जलसे की इजाजत, ना उनको जुलूस की इजाजत, तो उसके बावजूद भी जो है फिर ये नताइज सामने आए। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कि वो कोई भी कौमी सतह का लीडर नहीं रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अवाम ने वाज़े मैंडेट दिया है, अवाम ने वाज़े तौर पे बता दिया है कि जिनको ये भी नहीं पता था कि जनाब सिंबल क्या है, वो आएंगे या नहीं आएंगे, फिर भी उनकी अक्सरियत है। तो मेरे ख्याल में मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हर नशिस्त वो हारते थे, और उनकी जो हुकूमत गिरी थी उसमें नून लीग के टिकट का भी बड़ा किरदार था, इसलिए कि नून लीग पॉपुलर थी। बिल्कुल। उनका बयानिया लोग पसंद करते थे। तो राजा रियाज साहब ने समझा कि मुझे नून लीग का टिकट मिल जाएगा तो मेरा मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा। तो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन सियासी जमातों को थोड़ा सा ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जनाब इस सूरत हाल से हम किस तरह निकले। अगर पीर पगाड़ा भी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान चोर है, और नीचे से जो मजमे आगे से जिस किस्म के वो चैंट्स लगा रहा था और मजमा उनका जिस तरह शोर कर रहा था, तो उससे आपको अवामी मूड समझने की जरूरत है। पीर साहब ने भी फरमाया कि सैलाब के आगे आप बंद नहीं बांध सकते, एक जगह पे रोकेंगे दूसरी जगह पे वो निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैंडेट को तस्लीम करें, जिसका जितना मैंडेट है वो उसको मिलना चाहिए। मैंडेट को तस्लीम करेंगे, ये आर्गुमेंट अपनी जगह मौजूद है। एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। मैंडेट को तस्लीम का तैयार है भी या नहीं है, और क्या मुस्लिम लीग नून ये मानने के लिए तैयार है कि ठीक है मैंडेट उन्हें मिला है, उनकी सीटें इंडिपेंडेंट बैक कैंडिडेट ज़्यादा हैं तादाद में, तो वाकई इस बात को तो तस्लीम करें कि इमरान खान या उनकी जमात या उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आपसे ज़्यादा मकबूल है। क्या मुस्लिम लीग नून ये मानने के लिए तैयार है? एक ब्रेक के बाद सदीक मलिक साहब, आप ये मानते हैं, वैसे ये जमात इंट्रोस्पेक्शन भी होती है ना कि यार इमरान खान की बयानिया सच्चा झूठा उसको छोड़ दें, गलत सही उसको भी छोड़ दें कि यार वो हमसे ज्यादा पॉपुलर था, उनके लोगों को ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा मैंडेट मिला। इस बात की रिकग्निशन तो होगी जमात पे। अब देखिए, बड़ी वाज़े शक्ल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इंडिपेंडेंट्स अपनी हुकूमत बना लें। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि हम भी हुकूमत नहीं बनाएंगे, आपको भी नहीं हुकूमत बनाने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, पिच उखाड़ के ले जाएंगे, विकटें तोड़ देंगे। ये क्या बात हुई? मुल्क कैसे चलेगा? यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर ये जितनी बातें हो रही हैं ठीक हैं, तो आप ऐसा करें, आप मेजॉरिटी ले आएँ और आप हुकूमत बना लें। तो आप बना लें, आप रीच आउट करें, आपको जो 5, 10, 50 सीटों की ज़रूरत है उसका एक अलायंस बनाएं और हुकूमत बना लें, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये दावत तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब दे चुके हैं। अब बार बार वो सवाल जिसका जवाब वो दे चुके हैं उसको उठाने से तो कुछ मिलेगा नहीं। सवाल तो ये है कि वो कह क्या रहे हैं। कह ये रहे हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे।
नहीं, आज ना उन्होंने कह हुकूमत दिया खुद खेलने देंगे, बनाएंगे, वो कहते हैं ना हम आपकी अपोजिशन में हुकूमत बैठेंगे। मानेंगे। आज बैरिस्टर सैफ साहब ने कह दिया जी इमरान खान की हिदायत है कि हम अरे अपोजिशन भाई, में बैठेंगे। अरे भाई, अरे अरे यार, हिदायत विदायत को छोड़ें, सीधी बात करें। तो फिर ये गुफ्तगू क्या है? आप ये देखिए ना कि सारी गुफ्तगू ये हुई, आपका सवाल ये था कि आप ये मानते हैं, तो मैंने कहा उनको बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह जी, आइए आप हुकूमत बना लें। फिर तो हुकूमत क्यों नहीं बनाते? मैं आखिरी बात करूंगा, अगर फैसला ऑलरेडी 25 का हो चुका है तो फिर इलेक्शन किस चीज का करवाना था आपने? बिल्कुल 25 ठीक दे दें, बात खत्म करें। अच्छा बनी साहब, यानी आप फैसला कर चुके हैं कि 25 से ज्यादा आएंगी तो धांधली अरे होगी। यार सर, ये कितनी अजीब बात है। आप जीते तो जीत, हम जीते तो फ्रॉड। अच्छा क्या बात है यार, अच्छा, कितना वैसे देखिए खूबसूरत किस argument है। कदर इस खूबसूरत आर्गुमेंट को पेश किया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। खोकर साहब, ये ज्यादती वाली बात है। वो कहते हैं हमारी जीत को आप जीत ही नहीं मानते। मतलब अगर हम 70 पे भी जीते हैं, 60 पे भी जीते हैं, तो भाई उसको तो माने कि हम ठीक जीते हैं। देखिए मुनीब भाई, मजाक और सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम इस इलेक्शन की फ्रेमिंग को अगर देख लें तो इलेक्शन की फ्रेमिंग थी क्या? वो ये थी कि एक जमात से उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया। उस जमात को ना जलसे करने की इजाजत थी, ना जुलूस करने की इजाजत थी, ना कोई कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाजत थी। उनका कोई पोलिंग कैंप नहीं लगा, कोई पोलिंग एजेंट्स उनके नहीं थे। उनको इलेक्शन के दिन, क्योंकि उनकी डिजिटल प्रेजेंस ज्यादा है, तो उनके लिए मोबाइल नेटवर्क्स आपने पूरे मुल्क के अंदर बंद कर दिए। गिरफ्तारियों का एक सिलसिला था, गिरफ्तारियों का खौफ था। उनके कैंडिडेट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़कर चले गए, उन्हें बिल्कुल नए लोगों को टिकट देना पड़ा। तो ये इस इलेक्शन की फ्रेमिंग थी। और आखिरी हफ्ते में आपने 3 सजाएं भी साथ खड़काई कि ये तासुर देने के लिए कि जनाब इनकी कोई निजाम के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है और इनके करीब भी वोटर ना जाए। ये इलेक्शन की फ्रेमिंग थी। इसके बावजूद इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के लोगों ने एक वाज़ेह मैंडेट दिया है और जिनके साथ सारी तरतीब बनाई हुई थी। मियां साहब का आपको याद होगा, जब इलेक्शन के दिन वो स्टेटमेंट दी उन्होंने, जब ऑन चौधरी साहब के हलके में वोट कास्ट करने गए, तो वहां पर एक सहाफी ने सवाल किया कि आप किस तरह की हुकूमत देख रहे हैं, लग रहा है मखलूत हुकूमत आएगी। तो मियां साहब ने उसको टोका, उनका खुदा का खौफ करें, क्या बात कर रहे हैं, मखलूत हुकूमत नहीं, सिंपल मेजोरिटी की बात करें। सिंपल मेजोरिटी के साथ हुकूमत आनी चाहिए पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए। तो जो गेम असल लगी हुई थी, जो ताश लगाई गई थी, वो तो एक सिंपल मेजोरिटी दिलाने की थी। वो तो जिस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने ये सारी गेम उल्टा दी और फिर पता चला कि जी इलेक्शंस जो है वो दूसरी जानिब जा रहे हैं, तो रात को सबसे पहले नताइज आने बंद हो गए। सारा मलबा मीडिया पर इनकी तरफ से डाला जाना शुरू हो गया। 2-3 दिन 4 दिन तो बड़ा मुस्लिम लीग नून ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया कि भाई आपने रिजल्ट्स क्यों दिखाए। बट खोकर साहब, ये एक मिनट सर, बात ये है कि वो मलिक साहब ने कहा ना कि हमने तो कहा है पीटीआई वालों को कि भाई बना लें, आप हुकूमत बना लें, अपना नंबर पूरे करें, बना लें। इसका भी मैं जवाब देता हूँ। ये मलिक साहब मेरे बड़े भाई हैं। अब सूरत हाल तो असल जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो माजी के हवाले से बयान दिया ना, आज की जो सूरत हाल है वो भी हमें पता है। कहा गया जमातों के सरबराहान को कि आप फलाने के घर पे चले जाएं, वहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे मिल बैठ के करें। और सारे अच्छे बच्चों की तरह वहां पर पहुंच गए और बैठकर उन्होंने मिल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगले छोड़ ही नहीं रहे तरीके इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए। और डॉक्टर साहब ये तवक्को कर रहे हैं, ये बाकी हम लोग ये तवक्को करें कि उन्हें हुकूमत बनाने दी जाएगी। उनके खिलाफ अभी भी जो एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया गया है, पीछे से पर्ची आई है कि इनको अभी भी हुकूमत नहीं देनी, सब इकट्ठे होकर बैठो और सब इकट्ठे होकर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाओ। एक सेकंड, अगले चाहते हैं, अगले कह रहे हैं, अगले चाह रहे हैं। भाई इमरान खान को किसने रोका है किसी से बात करने को? उन्होंने अभी कल परसों बयान दिया कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। वो कहते मैं नहीं करूंगा। अरे नहीं करोगे, मुझे इजाजत दो, मैं भी एक क्या शेर सुना करोगे? दूं। डॉक्टर साहब एक शेर सुना दूं। जी इरशाद, शेर पे ही आ जाए, बस सिर्फ शेर पे आ जाए। इरशाद। खुदा के वास्ते काबे से पर्दा ना उठा जालिम, ये ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। तो पर्दे के अंदर जो चीजें हैं, अब इस दौर की पर्दा उठेगा ठीक, तो तब पता चलेगा कि ये PTM 2 कैसे बन रही थी। ये तो साथ के साथ उठ जाए ना। नहीं, साथ के सर साथ वो फिर उठाते फसाद चले बढ़ जाएं, जाएगा, क्योंकि साथ के बाद साथ में- उठेगा तो बाद में वो क्या होता है, वो थप्पड़ जो बाद में याद आए, वो तो अच्छा अपने मारना पड़ता है। चले, मैं उसका क्या फायदा हुआ? अतर तो साहब, साथ के साथ ही खोलते चले जाएं। जो पीर पगाड़ा साहब ने कहा है कि हालात बहुत खराब है, पता नहीं शायद इमरजेंसी लग जाए, पता नहीं शायद मार्शल लॉ लग जाए, ये आपको लगता है बाय द वे स्टेटमेंट है या जितना अदम इस्तेहकाम है या जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट की यहाँ बात हो रही है, खोकर साहब ने भी की,
इट कैन इवेंचुअली लीड टू दैट कि अगर डिलीवरी ना हो, अगर अदम इस्तेहकाम हो या एहतजाज हो रहा हो, हर जगह के लिए धांधली हो गई। देखिए, ऑब्वियसली जब इलेक्शन के बाद सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि इस्तेहकाम आएगा, लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो सारा टेंटेड था। जहां पे शुरू में मुस्तफा भाई ने भी जिक्र किया कि आलमी जो रद्द अमल है, अगर आप बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरॉन की आप स्टेटमेंट देखें, उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि आपने लीगल प्रोसेसेस के जरिए वो जो सिंबल थे, इलेक्शन सिंबल थे, शनाख्त जिनकी काबिल शनाख्त इलेक्शन सिंबल, वो वापस लिए। आपने लीडरशिप को इलेक्शन से बाहर रखा। तो देखें, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये शुरू से आखिर तक इसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे। मैं अपने मौजूद मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त जो बन रही है, इतनी अनसर्टनटी है, उसके हवाले से उनसे बात करेंगे हमारे साथ। मुल्क में इंतखाबात होंगे तो इस्तेहकाम आएगा, ये वो दुआ थी, ये वो ख्वाहिश थी जो कि हर पाकिस्तानी की थी, और हर पाकिस्तानी सोचता भी ये रहा कि शायद मुल्क में जब इंतखाबात हो जाएंगे तो सब अमन और सुकून की बांसुरी बजाएंगे, यानी चैन की बांसुरी बजाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इस वक्त धांधली का शोर है। एक इंतखाब जो कि हो गया, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। आज अगर देखा जाए तो मुल्क की तमाम बड़ी जमातें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बहुत बड़ी जमात है, ज़ेर अताब है, इमरान खान पाबंद सलासिल है, लेकिन उन्होंने आज भी एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में, और बाकायदा तौर पर एक एक कैंडिडेट जिसको ये लग रहा है कि उसके खिलाफ धांधली की गई है, उसने अपने फॉर्म 45 मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे, और इस बात पर जोर दिया कि जिस तरीके से, जिस मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की गई है उसके ऊपर सवालात भी उठते हैं और इसकी दादरसी भी होनी चाहिए। दूसरी जानिब आप देखते हैं GDA ने एक बहुत बड़ा सियासी कट लगाया, एक बहुत बड़ा एहतजाज धरना जो कि जामशोरो बाईपास पर हुआ। मुतअद्दिद सियासी जमातों के मेंबरान उसके अंदर शामिल थे, और उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि ये इलेक्शन तो पहले ही बिक चुका था, ख़ास तौर पर सूबा सिंध के अंदर, और ये कि 2 महीने पहले ही बोलियां लग चुकी थी, और जो मैंडेट मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट है ही नहीं। दूसरी तरफ जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, उनसे कुर्बतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दोनों एक दूसरे के लत्ते लेते थे, यहाँ तक कि अखलाक से गिरी हुई बातें भी करते थे, लेकिन आज दोनों बगरगीर हैं और एक दूसरे से मुशावरत कर रहे हैं कि धांधली हुई है इंतखाबात में, तो इसके खिलाफ किस तरह की तहरीक चलनी चाहिए, हम किस तरह के अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल आज हर पाकिस्तानी के जहन में है। इसके ऊपर एक बेलाग तबसरा लेने के लिए हम चलते हुए रहमान शामी साहब की तरफ, जो कि मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, तारीख़ उनसे छुपी हुई नहीं है। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुतअद्दिद चीज़ें हैं जो मेरे जहन में भी हैं, बहसीयत एक पाकिस्तानी में चाहूँगा आप उस पर रोशनी डालें। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमात, उनका यह ख्याल है कि 150 से ज़्यादा सीटें वो जीत चुके हैं, बल्कि वो तो कहते हैं हम 180 सीटें जीत चुके हैं, हमसे धांधली करके 80 से 90 सीटें छीनी गई हैं। आज उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी बुला लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जड़ दी, और कहा कि हम इस पर तहरीक भी चलाएंगे, मौलाना से भी उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं। ये आपको लगता है ये बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, धांधली के शोर में रियासत आगे बढ़ती रहेगी, या खुदा न खास्ता कुछ मामलात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि ये जो इंतखाबात हुए हैं इनके बारे में कई सवालात पैदा हो गए हैं, और कई ऐसे हलक़े हैं जिनमें धांधली की शिकायत हैं, और ये जो फॉर्म 45 है ये भी पेश किए जा रहे हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो फॉर्म है ये भी एक यानी मुख्तलिफ उम्मीदवारों के पास और मुख्तलिफ जमातों के पास मुख्तलिफ नौइयत के हैं, यानी इनमें बाज़ फेक भी हैं और बाज़ असली भी हैं। तो मेरा ख्याल जिन लोग अगर फॉर्म 45 उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं तो फिर तो बड़ा आसानी से जायज़ा लिया जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन को बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ ये काम करना चाहिए जी। अब जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और मीडिया के सामने अपनी बात कर रहे हैं, वो मुतलका फोरम में जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं, या उसके कायम करदा ट्रिब्यूनल के सामने जाएं,
वहाँ अपना मौक़िफ़ साबित करें ताकि उनको इंसाफ मिल सके। ये मेरा ख्याल है हमें रवायती ताख़ीरी हरबे जो हैं जी वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। शामी साहब, एक जो मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले जो इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को, उसने यकीनी तौर पर एक तूफ़ान बर्पा किया। वहाँ ये अलहदा बात है कि उससे जो सरप्राइज़ एलिमेंट है वो शायद लोगों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत से लोगों को तो पता भी था कि बेसिकली हो क्या रहा था। लेकिन मौलाना साहब की ये पोजीशनिंग लेना, मियाँ नवाज शरीफ को नया लाडला गर्दानना और ये कहना कि अब वो बेनिफिशरी बन रहे हैं निज़ाम के, इससे आपके नज़दीक ये उनका पीटीआई से भी मुलाकात हो जाना, कुर्बत होना, कहना कि जी हम एहतजाज करेंगे, इकट्ठे करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है आपके नज़दीक? ये महज एक सियासी कदम है जो उन्होंने उठाया है, या वो वाकई समझते हैं कि मैं भी उतना ही एग्रीव्ड हूँ, ये धांधली मेरे लिए भी, मेरे खिलाफ भी हो गई है? क्योंकि वैसे तो उनका एहतजाज तहरीक इंसाफ के खिलाफ था कि जिन सीटों पर वो जीत सकते थे उनको लगता है तो वो तहरीक इंसाफ के लिए धांधली करके तहरीक इंसाफ को जितवाया गया। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यानी केपीके में जो मौलाना का हरीफ था वो तो इमरान खान थे और उनकी जमात थी, और जो भी नशिस्तें जमीयतुल उलमा इस्लाम के पास से गई हैं, उसके हाथ से निकली हैं, उनमें ज़्यादातर जो है पीटीआई ने कामयाबी हासिल की है। तो मौलाना को जो धांधली की शिकायत है, वो जिन लोगों से शिकायत हो सकती है या जो उसके बेनिफिशरी हैं उनके साथ वो मुसाफा कर रहे हैं, बल्कि मुआनका कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप अपोजिशन में बैठ जाएं जी। वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो भी विक्टिम हैं, उनके साथ भी हाथ हो गया है। तो अब ये जो हकायक आप देखें, ज़मीनी हकायक जो हैं, वैसे मैं तो इस बात से खुश हूँ क्योंकि दो बड़े हरीफ हैं जी, इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात की बौछार कर रखी थी उससे हमारी सियासी फजा बहुत आलूदा थी। तो अगर ये एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं तो मैं तो बड़ा सुकून का सांस लूँगा। लेकिन आप ये भी देखें कि मौलाना जो हैं उनके हाथ कुछ नहीं आया, वो तहरीकें चलाते रहे, वो धरने देते रहे, वो लॉन्ग मार्च करते रहे, उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो इस्तेमाल में आती रही हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए और हुकूमत को घर भिजवाने के लिए। फिर मौलाना जो है जब वो बता रहे हैं कि मेरी कहाँ मीटिंग हुई थी, मुझसे किसने क्या कहा था, अब ये जो बातें भी हो रही हैं, बाजवा साहब तरदीदें कर रहे हैं, मौलाना इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन इससे कतई नज़र कि कोई तरदीद क्या है और इल्ज़ाम क्या है, हम सब जानते हैं कि ये सब बातें हो रही थी, बिल्कुल राब्ते मौजूद थे। और जो हमारी इमरान खान की हुकूमत है उसको जिस तरह बरसरे इक़्तिदार लाया गया, फिर जिस तरह उसकी हिफाजत की गई, उसके बाद जिस तरह उसे चलता किया गया, ये सारी बातें, इनमें बहुत कुछ राज होने के बावजूद राज नहीं है, हम सब इससे वाकिफ हैं। और ये हमारे सियासी रहनुमा ये सारे जोड़ तोड़ में शरीक रहे हैं, बिल्कुल, और हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं, बिल्कुल अपने मुखालफों के खिलाफ। कंसिडरिंग जो PDM 1 का हाल हुआ, आपको लगता है PDM 2 या जो अब बनने जा रही है उसका हाल कुछ मुख्तलिफ होगा? देखें जी, अब ये खिचड़ी है या हलवा है या कुछ भी नहीं है और सिर्फ पानी में मदानी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जमातें जो हैं इनके पास कोई चारा नहीं है, ये आज़ादी से फैसले नहीं कर सकती, इनकी मजबूरी है, इनको हुकूमत बनानी है, एक दूसरे के साथ बैठना है और एक दूसरे को भुगतना है। अब इससे इनकार मुमकिन नहीं है, इनकार मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान साहब मौजूद थे। अब इनकार मुमकिन नहीं, हुकूमत बनानी पड़ेगी, उसकी कामयाबी नाकामी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बात वही जो हम आपके सामने हमेशा रखते रहे कि जिस इस्तेकाम के हम मुतमन्नी थे, बदकिस्मती से वो हमें नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।